चलो स्टार्ट कर दिया जाए। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग बहुत थोड़ा पीछे बैठिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर है। 11th 12th 9th 10th आगे की क्लासेस में हर जगह काम आएगा। ये केमिकल केमिकल बॉन्डिंग जो है आपका, ये 12th में भी। और ज़्यादातर चैप्टर्स में इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर, इसकी जो बेस्ड थ्योरी होती है वो ज़्यादातर जगह पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत है कई सारे चैप्टर्स में। इसलिए इस चैप्टर को आप कोशिश करिएगा कि पूरा चैप्टर ढंग से करें। जिस दिन जो कराया जाए वो करते जाएं, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे फिर आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। एक एक दिन एक एक नया नया कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ते जाएंगे तो आपकी पूरी बॉन्डिंग एकदम तगड़ी हो जाएगी। और आप ये मान के चलिए कि आप जेई में इसके थ्रू +8 तो कर ही पाएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं और बाकी कई जगह पे इसके क्वेश्चन आपको काम आएंगे। तो ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स को, जैसे पीरियोडिक वाला चैप्टर है, वो भी चैप्टर कई जगह पे यूज होता है, लेकिन बॉन्डिंग तो हर जगह यूज होता है। ठीक है, आज का लेक्चर क्या है अपना? जनरल लेक्चर है। बेसिक बॉन्डिंग है क्या, बॉन्डिंग होती क्यों है। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है भाई, इसका रीजन क्या है, किस वजह से ये होती है। कोई बताना चाहेगा कुछ? मॉलिक्यूल का अनस्टेबल होता है, एटम अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूल तो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। स्टेबिलिटी के लिए, मेन मुद्दे की बात यह है कि स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग होती है। स्टेबिलिटी किस टर्म्स में बोली जाती है? जैसे पुराने टर्म में अगर हम लोग बोले, इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो पुराने कॉन्सेप्ट में अगर बोलो, जो पहले चलता था या अभी भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि कोई भी जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है बॉन्ड ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट का क्या मतलब है? आउटर शेल में उसे कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ऑक्टेट उसको कंप्लीट करना है। ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका सिस्टम क्या हो जाता है? उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है और इसी के लिए बॉन्डिंग की जाती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, पहले कोई समझ लेते हैं पहले, फिर दूसरा बता। जैसे आपका हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन की अगर बात करो तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अब ये अनस्टेबल है, इसके पास अगर दूसरा हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो ये क्या करता है? ये बना लेता है डुप्लेट। क्या बनाता है ये? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब है कि हाइड्रोजन क्या चाहता है? हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। इसके अलावा जितने भी होंगे, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, सब क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। तो हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब क्या करना चाहेंगे? अदर्स फॉर्म ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। जैसे जो सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल आपको कौन सा बताया जाता है? NaCl कैसे बना, है ना। कई बार आपको बता चुके हैं। Na के पास क्या है? आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन। Cl के पास आउटर में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है और ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का।
ठीक है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, खुद Na+ बन जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। और ये क्या बन जाएगा, Cl-। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला गया। अब ये क्या हो गया, Na+ और Cl-। तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, स्टेबल बन गया। स्टेबल किस टर्म्स में हम बोल रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीशन के टर्म्स में। तो इसलिए क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक, कोवेलेंट का एग्जांपल ले लो, तो कोवेलेंट में जैसे मान लो तुम ले लो Cl2 ले लो, Cl2 बनाना है तुम्हें। ठीक, तो Cl के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 7। ये सबने पढ़ा होगा 10th पे। हाँ, कैसे इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बॉन्डिंग होती है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना। इसके आउटर शेल में 7 है, इसके भी आउटर शेल में 7 है। तो क्या कर ली इन लोगों ने, शेयरिंग कर ली। एक पूरा पूरा नहीं दिया, बोला भाई जब तुम्हें जरूरत हो तो तुम यूज कर लो, बीच में रख लेते हैं, और जब हमें जरूरत हो तो हम यूज कर लें। जैसे कोई एग्जाम हो और उसमें दो के बीच में एक इरेजर हो, तो इरेजर को क्या किया जाए, बीच में रख दिया जाए, जब जिसको जरूरत हो तो वो यूज कर ले, शेयरिंग हो गई। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरीके की बॉन्डिंग है। पिछली वाली भी जो थी वो एक तरीके की बॉन्डिंग थी। नेट रिजल्ट क्या हुआ, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुद्दे की बात क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, नया कॉन्सेप्ट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करना है। क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को, जब पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती है तो स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। एनसीईआरटी में इसका एक ग्राफ दिया हुआ है, एक दो बार एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है, इससे एडवांस में भी एक दो बार क्वेश्चन आए हैं। कुछ टफ नहीं है, प्यार से ध्यान से समझ लीजिए बस। इधर दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और इधर आर दिया हुआ है। आर है आपका डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। दो एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है आर। इस तरफ आर है और इस तरफ क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। जब बहुत दूर दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। बहुत दूर दूर का मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लगभग लगभग अप्रॉक्सी 0 होती है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब है, हाँ बहुत ही दूर है। ठीक है, लेकिन एटम के केस में ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसको आप 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इतना ले सकते हो। एटम के लिए इनफाइनाइट इतना ही हो गया। छोटे छोटे एटम होते हैं, बहुत पास आते हैं, वो बॉन्ड लेंथ बनाते हैं, है ना। हाँ, 100 सेंटीमीटर तक की, अगर 90 सेंटीमीटर भी ले लिया तुमने, तो एटम के लिए वो क्या है, वो डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब है तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग 0 होती है। ठीक, ये ग्राफ ऐसे चलता है, एक डिस्टेंस आती है दोनों एटम्स के बीच की। मान लो एक ए एटम है और एक बी एटम है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है ये आर। जब बिल्कुल इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग 0 होती है। ये टच भी करता है, ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाकर के यहाँ टच भी करता है, 0 होती है। ठीक, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे दोनों एटम्स पास आते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है,
और उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इसके बाद अगर एटम को और ज्यादा पास लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है। इस तरीके का ग्राफ मिलता है आपको। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब स्टेबिलिटी मिल रही है। यहां से क्या हो गया, इंक्रीज आ गया। इधर वाला जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज। अब इसको थोड़ा सा वैसे समझते हैं, जब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, तो इस टाइम पे जो डिस्टेंस होता है आर, इस टाइम पे जो आर होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बोलते हैं इस टाइम पे आकर के बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और इस टाइम पे जो आर कैलकुलेट करोगे आप, वो क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ होगा। अब होता क्या है देखो, जैसे मान लो दो एटम्स हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है। पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे हैं पहले, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। भाई ये ए है मान लो, तो इसका न्यूक्लियस होगा Na लिख देते हैं उसको, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसको Ea लिख देते हैं। ठीक, वैसे इलेक्ट्रॉन सभी के सेम ही होते हैं तो E भी लिख सकते हैं हम। ये मान लो दूसरा वाला है, उसका न्यूक्लियस है Nb और इसके इलेक्ट्रॉन हो गए Eb। तो इनके बीच में फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, अगर हम देखें तो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। Na है ना, न्यूक्लियस है A का और न्यूक्लियस है B का। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो चीजें होती है ना। न्यूट्रॉन कैसा होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियस है किसका, ए का, और ये न्यूक्लियस है बी का। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, सेम अगर चार्ज होता है तो क्या लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ क्या लगेगा, ये एक दूसरे के, अगर आप बहुत ज्यादा पास लाते हो तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। कितना पास, ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे जाकर के बॉन्ड बन गया, जिस मिनिमम डिस्टेंस को हमने बोला बॉन्ड लेंथ, अगर इससे बहुत ज्यादा, मान लो अब यहाँ तक आने के बाद बॉन्ड बन गया, अब कोई बोले कि इस एटम को और पास ले जाओ एक दूसरे के, तो क्या होगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो बात क्या समझाई जा रही है कि कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ये न्यूक्लियस है दोनों, तो रिपल्शन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है Ea और Eb बोल दो, तो इनके बीच भी तो रिपल्शन लगेगा। हाँ, ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्शन फोर्स काम करेगा ना। हाँ, हमेशा नहीं लगेगा। अब एक यहाँ एक इनफाइनाइट पे तो कैसे लगेगा, पास ला रहे हैं ना, पास लाने की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके बीच भी रिपल्शन लगेगा। अब अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, जैसे Na और Eb की बात करो, इलेक्ट्रॉन किसका है, B का, और न्यूक्लियस किसका है, A का, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। अपने अपने के बीच में तो लगता ही है, पता ही है आपको। और इसी तरीके से Nb ले लो और Ea ले लो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो पास पास आएंगे, अगर रिपल्शन होगा तो दूर दूर जाएंगे। अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, तभी तो बॉन्ड बन रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला गया कि भाई जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या है, कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेरिजन।
रिपल्सिव फोर्स कम हुआ और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, तब क्या हुआ, बॉन्ड बना। क्लियर है बात। और मॉलिक्यूल क्या चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। जैसे मान लो कि एक कोई बॉल है यहाँ ग्राउंड पे है और एक कोई बॉल है थोड़ी हाइट पे रख दी जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हाइट वाले की है ना। पोटेंशियल एनर्जी mgh से लेते हैं हम लोग, तो ऊपर वाला जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। वैसे भी सोचो, अगर तो ग्राउंड पे अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो स्टेबल होगी, और ऊपर अगर पड़ी हुई है, कहीं ऊपर पड़ी हुई है हाइट पे, तो उसके गिरने के भी चांसेस हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या था, ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या था, कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं, बाकी सब ऑक्टेट। और नया वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम टू मिनिमम करना है, कम से कम करना है। और मिनिमम करने के चक्कर में जब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे मिनिमम होती जाती है, तो एक आप बोलेंगे एक पॉइंट ऐसा आता है कि बॉन्ड बन जाता है। और जब बॉन्ड बन गया तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा उस समय कैलकुलेट करोगे, उसी को क्या कह देते हो आप, बॉन्ड लेंथ। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग के पहले कि कितने तरीके के बॉन्ड पढ़ने हैं, उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बॉन्ड को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं वीक बॉन्ड। तो बॉन्ड को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक कैटेगरी आती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की और दूसरी कैटेगरी आती है वीक बॉन्ड की। ठीक है, ये एनर्जी की बेसिस पे है। एनर्जी की बेसिस पे बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 टू 20 किलो जूल पर मोल। कोई कोई बुक्स 8 टू 40 किलो जूल भी बोलती है। 8 टू 40 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी होती है तो इस बॉन्ड को कैटेगराइज किया जाता है वीक बॉन्ड में। वीक बॉन्ड में इसमें मेजर वे में, वैसे तो अभी जैसे आप बॉन्डिंग पढ़ोगे बहुत सारे टाइप्स धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, लेकिन मेजर वे में इसमें जो आते हैं, एक को बोलोगे आप जिसमें वंडरवॉल फोर्स लगता है। ठीक है, अभी एक एक करके बताएंगे। वंडरवॉल रेडियाई बताया था ना, वंडरवॉल फोर्स लगता है। और दूसरा जो है वीक बॉन्ड में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी पढ़ेंगे अब। नहीं, वीक होता है, इसकी डिग्री बहुत वीक होती है, इसीलिए तो इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करता है उसको। जब हाइड्रोजन बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहले से बॉन्ड होता है कोई, है ना, और उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाता है और किसी और में अगर नहीं बना हुआ है, भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, देखो बॉन्ड बनने का क्या मतलब है कि इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी जब बाहर निकलती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक चीज याद रखिए कि अगर एनर्जी की बात करो तो ऐसे याद रखो, एनर्जी अगर किसी सिस्टम की कम होगी, एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी उस सिस्टम की, बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, तो बॉन्ड बनने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे मान लो कि ये ए और बी थे, ठीक है, इनकी एनर्जी थी 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और इनकी एनर्जी थी मान लो 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, रिएक्टेंट के पास भी अपनी कुछ एनर्जी होती है। अब ये दोनों रिएक्ट किए और इन लोगों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड बनाने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे मान लो कि 60 किलो जूल पर मोल निकल गई। कितनी निकली एनर्जी, इतनी बाहर निकल गई। तो इतनी अगर बाहर निकल गई तो टोटल अब कितनी कम हो जाएगी, अभी पहले टोटल कितना था 140 था, अब कितना हो जाएगा टोटल
80 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो ये ए बी सिस्टम बना उसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 80 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी क्या हो गई उसकी, डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसको स्टेबिलिटी मिली है। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी बाहर निकलती है तो जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी अपने आप डाउन होती है, और एनर्जी डाउन का मतलब क्या होता है, उसको क्या मिल गई, स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है। जैसे लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई इनके पास तो बहुत ही पैसे आ गए, अब इनको तो क्या हो गया, ये तो चलने ही लगे हैं। हाँ, जमीन पे ही नहीं है। क्या मतलब है उसका, कि इतना उनके पास पैसे के टर्म्स में इतनी एनर्जी हो गई है कि वो क्या होता है ना, आप खड़े खड़े नहीं चलते हैं, क्या होता है, बातों से। आपको बातों से पता लगेगा, सब लोग ऐसे नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं, गलत विचार सबके बारे में नहीं रखने चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं। ठीक। तो वीक बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 80 टू 40 किलो जूल पर मोल। इसमें दो पढ़ेंगे हम लोग, एक वांडर वॉल वाले पढ़ेंगे और एक कौन सा पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक स्ट्रांग एक वीक, इंटर में ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ते हैं इसलिए वो स्ट्रांग हो जाती है। हाँ, सुनो सुनो, अब सुन लो। जैसे मान लो किसी के पास 1000 रुपए है, ठीक है, और किसी के पास 80 रुपए, 80 रुपीज है, किसी के पास 20 रुपीज है। ठीक है, 20 वाला बेचारा किससे कम है, 80 से भी कम है और 1000 से भी कम है। समझ आ रही है बात, 20 वाला किससे भी कम है, 80 से भी कम है और 100 से भी कम है। तो सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन हो गया, 20 वाला हो गया ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, सबसे ज्यादा गरीब आदमी है। ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं आपके, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं, सबसे स्ट्रांग तो आयनिक होगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या हो गया, 1000 वाला सबसे अमीर आदमी, बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, सबसे अमीर आदमी हो गया। और 80 वाला कौन सा है, एक 80 वाला था, उसको मीडियम में ले लो। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की कोई मतलब वही नहीं है। हाँ, 20 वाले की क्या है, 80 के सामने तो थोड़ा बहुत आप कंपैरेटिव देख भी सकते हो, 1000 के आगे क्या है, वो कुछ ही नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना होता है ना। अब किसी मॉलिक्यूल में मान लो 80 वाला बॉन्ड है और 80 एनर्जी है और उसमें 20 और मिल गई, तो टोटल में उसकी 100 हो जाएगी ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो 20 का और उसका डिक्रीमेंट आ गया उसमें, तो 20 का और डिक्रीमेंट आ गया तो थोड़ी सी और स्टेबिलिटी हो गई। लेकिन अगर 1000 वाले में उसमें कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या, 1000 के सामने 20 की तो कोई वही नहीं है ना। वीक बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। बॉन्ड बनेगा कहीं पे भी, मान लो एक बॉन्ड है, एक और बॉन्ड बन गया, तो आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। लेकिन इससे वो नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। कैसे, अभी वो भी एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रॉन्ग में हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे, सबसे पहला वाला आपको बोला कौन सा, आयनिक, या इसी को नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, 200 किलो जूल पर मोल। इसमें पढ़ोगे, एक और पढ़ोगे, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के बीच में जो बनता है। मेटेलिक रेडियस बताई थी ना, मेटेलिक रेडियस पढ़ी थी, m प्लस एम प्लस एम प्लस के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेके हाफ कर दिया था, दो नेबरिंग एटम्स के बीच का, है ना। तो दो नेबरिंग एटम के बीच में जो, हाँ, वीक बॉन्ड में आपके वंडरवॉल फोर्स जहां पे लगेगा, जहां पे मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है। और इसमें भी स्ट्रॉन्ग में भी आपके कुछ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, तो वो भी इधर वाले में आ जाते हैं।
ठीक है, जिसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा वो बेचारे इस तरफ होंगे कम वाले में, और जिसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, स्ट्रांग में वो भी आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट भी इसमें आ जाता है। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग किसको, बॉन्डिंग को। अभी ये क्या था, ये तो इंट्रो था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात अपनी क्या है, कैसे तो बनेगा, है ना। अब कैसे तो बनेगा ये कईयों बार बता चुके हैं, है ना। क्या होता है, फिर वही, अब की बार दूसरा ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड लेते लेते क्या हो गया, मैग्नीशियम है 282 कॉन्फ़िगरेशन, Cl है 287 कॉन्फ़िगरेशन, Cl है 287 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, बनेगा कैसे देखो, ये आपका गैसियस एटम ले लिया आपने, क्या ले लिया, गैस। ठीक, पहले क्या होगा, Mg गैसियस 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा और Mg+2 गैसियस बनाएगा। ये बात सबको समझ आती है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, Mg+2 गैसियस बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन ये 2 निकले थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और ये क्या बना लेगा, Cl- गैसियस। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Cl- गैसियस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जब गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स तो बड़े दूर, एटम्स बड़े दूर दूर होते हैं, आयंस गैस में तो इतने दूर दूर होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कैसे आपने बोल दिया कि आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनता कब है, देखो ये आपका गैसियस था, ये आपका गैसियस था, ये आपका गैसियस था। अब ये क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, पास आते हैं एक दूसरे के, Mg+2 Cl- गैसियस, दूसरा Cl- गैसियस, Mg+2 गैसियस, ये मिलेंगे एक दूसरे से और क्या बनाएंगे, MgCl2 बनाएंगे। और ये कैसा होगा, सॉलिड। जब सॉलिड बनेगा तब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग लगेगा, नहीं तो गैसियस है तो बड़े दूर दूर है। हाँ, ये गैसियस स्टेट में है ना, अब ये गैसियस स्टेट से किस में आएंगे, सॉलिड में आएंगे। और जब सॉलिड में आकर के ये सॉलिड क्रिस्टल बनता है तो इसमें एक एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ये भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब पढ़ेंगे इसका। तो जब गैसियस से क्या बना, सॉलिड क्रिस्टल बना, तब कौन सी एनर्जी लगी, लैटिस एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग की हम बात करते हैं वो कौन सा होता है, ये MgCl2 सॉलिड बन जाता है, उनके बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ऐसा नहीं है कि ये गैसियस गैसियस हवा में गैस में उड़ रहे हैं और ये स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हम्म, ये गैस के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं होगा, एक दूसरे के आसपास घूमते रहेंगे। अगर किसी कंटेनर में आपने लिया है तो क्या होगा, एक दूसरे के आसपास घूमते रहेंगे। जब एक दूसरे के पास आएंगे धीरे धीरे और इतनी एनर्जी लैटिस एनर्जी निकलेगी, तब क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, एनर्जी रिलीज होती, ठीक। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि यहाँ पे इंट्रो दिया है तो थोड़ा सा इंट्रो ले लो। लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हो और लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो।
ठीक है, क्या मतलब है? आपने गैसीय आयंस ले लिए, क्या ले लिए? गैसीय आयंस। जैसे मान लो Na प्लस गैसियस ले लिया, Cl माइनस गैसियस ले लिया, इससे क्या बनना है? NaCl सॉलिड बनना है, क्रिस्टल। सॉलिड बोलते ही मतलब क्रिस्टल बन गया, ठीक। तो Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस के कंबाइंड होने से NaCl सॉलिड बने, और कितना बने? 1 मोल। कितना बने? 1 मोल। इसमें जितनी एनर्जी निकलेगी, जितनी एनर्जी निकलेगी, एवोल्यूशन होगा जितनी एनर्जी का, उसी को क्या बोलेंगे हम? लैटिस एंथैल्पी। हाँ, क्रिस्टल बन रहा है अगर सॉलिड क्रिस्टल। तो अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप बोलोगे व्हेन this is amount of energy released, this is amount of energy released when 1 mole solid crystal of ionic compound is formed from their gaseous ions, from their gaseous ions, जिससे भी वो बना है। मान लो MgCl2 के लिए बोलते तो Mg+2 गैसियस, 2Cl माइनस गैसियस, ये जब कंबाइंड करें और MgCl2 का क्या बना दें? 1 मोल बना दें, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलोगे आप? उस क्रिस्टल की, उस कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, दो को अगर कंपेयर कर रहे हैं, दो की लैटिस एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि कौन सा बॉन्ड होगा स्ट्रांग, तो आपको बताया कि लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? एनर्जी निकलेगी। इसको अपोजिट तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी बता देते हैं अभी। लैटिस एंथैल्पी निकलेगी, निकलेगी मतलब क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी डाउन होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे लैटिस एंथैल्पी मान लो 100 निकल रही है और कहीं पे मान लो लैटिस एंथैल्पी 400 निकल रही है, तो कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होगा? जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये बात सबको क्लियर है? तो क्या बोला गया कि अगर स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी तो नहीं, स्टेबिलिटी तो स्टेबल होगा ही, अगर लैटिस बन रहा है तो लैटिस स्टेबल हो गया। ठीक है, क्रिस्टल, लैटिस, ये सब वर्ड किसके लिए? सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड बोल दो, क्रिस्टल बोल दो, लैटिस बोल दो, ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? सॉलिड फॉर्म के लिए ही यूज किए जाते। लैटिस, लैटिस पर्टिकुलरली जो वर्ड है वो है आपका कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता हो। जैसे मान लो ए और बी दो एटम्स हैं, या ए प्लस और बी माइनस दो एटम्स हैं, तो ए और प्लस और बी माइनस का जो अरेंजमेंट हो वो क्या हो? एक पर्टिकुलर हो। मतलब जैसे मान लो ए प्लस आ रहा है, फिर बी माइनस आ रहा है, फिर ए प्लस आ रहा है, फिर बी माइनस आ रहा है, ये पर हाँ, जो भी अरेंजमेंट हो वो एक बार बार रिपीट हो, ऊपर नीचे 3D सिस्टम होता है ना। ये क्रिस्टल ऐसा होता है। क्रिस्टल कैसा होता है सिस्टम? 3D सिस्टम है। जैसे जब हम NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं ना, तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है ये कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है कि एक Na प्लस को 6Cl माइनस सराउंड करते हैं चारों तरफ से। क्रिस्टल कैसा होगा? ये एक होगा, ये एक क्यूब दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, लेफ्ट में भी, राइट में भी, नीचे की तरफ भी।
ठीक है, कई सारी ऐसी, ये जो होती है इसी इसी को हम लोग 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ोगे आप लोग। इसको एक जो यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती है लेफ्ट में राइट में हर डायरेक्शन में 3D में, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे एनर्जी ज्यादा निकली वो सिस्टम क्या बनेगा? ज्यादा स्टेबल। तो हम क्या बात कर रहे थे कि लैटिस एंथैल्पी जिस क्रिस्टल सिस्टम की ज्यादा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसको हम कह सकते हैं। तो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या बोले कि लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? उसकी हाई होगी। ये अपवर्ड साइन समझते हैं ना? लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? उसकी हाई होगी। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड कह रहे हो आप तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्या मतलब है? लैटिस एंथैल्पी हाई। ठीक, ये एक कंडीशन है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की। मतलब कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि इसी कंडीशन में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा निकल रही है तो क्रिस्टल क्या होगा? आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना? और क्या कंडीशन हो सकती है इसके बनने की? ये तो पहली कंडीशन है। पहली ये बताई नहीं जाती है, लास्ट बताई जाती है, मैंने पहली बता दी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी लगती है ना? भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? Na ऐसे गैसियस बैठा हुआ है तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं। Na को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? Na प्लस गैसियस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और ये जब प्लस में कन्वर्ट होता है तो कौन सी एनर्जी लगती है? आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। क्या लगती है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको NaCl बनाना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। अब Na प्लस बनाने के लिए मान लो एनर्जी आपको लगती है 20 किलो जूल। ठीक है, और आपको कोई और आयन है उसको बनाने के लिए मान लो एनर्जी लगती है 50 किलो जूल। तो कौन आपको सस्ता पड़ा? कौन सा प्रोसेस इजी हुआ? सस्ता पड़ा ऐसा नहीं बोल सकते, कौन सा प्रोसेस इजी हुआ एनर्जी के टर्म्स में? जिसमें कम एनर्जी आपको देनी, आयनाइजेशन एनर्जी तो देनी पड़ती है ना, जिसमें कम एनर्जी देनी पड़ी वो प्रोसेस आप केमिस्ट्री वाइज क्या हो गया? इजी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए अच्छी कंडीशन क्या है? कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक, किसके? मेटल के। भाई दो चीजें बनाएंगे, मेटल और नॉन मेटल दो चीजें होती है। अब दूसरी बात किसकी कर ले? नॉन मेटल की। Cl माइनस, Cl है आपका माइनस नहीं, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? Cl माइनस गैसियस बनाता है। यहाँ पे क्या लगती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है ना, ये एनर्जी ये रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो क्या होता है? सिस्टम क्या करता है? अपना फायदा देखता है। यहाँ पे एनर्जी जितनी कम है उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे जो एनर्जी जितनी ज्यादा निकाले वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन क्या करता है? सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर पॉजिटिव कंडीशन देखो, अच्छी कंडीशन, तो ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? हाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। किसकी? बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन
लेगा, तभी तो बनेगा बॉन्ड ये वाला। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, मेटल की या एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और दूसरा जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो पहली तीसरी कंडीशन ये हो गई। ये तीन बेसिक कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हम्म, कौन कौन है क्लास में? प्रांजलि क्लियर है यहाँ तक? उद्धव अब देखो, अब ये जो लैटिस एंथैल्पी है इसको निकालने के लिए आपको या पहले आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स बता देते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेशन सिखा देंगे कैसे कैलकुलेट करना है। कभी कभी सवाल आता है, लेकिन आ सकता है और बहुत इजी होता है लैटिस एंथैल्पी का सवाल। आयनिक जो बॉन्ड बन रहा है उससे जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं ना, या नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या इनमें कैरेक्टर्स होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, पहला कैरेक्टर अगर बोलो फर्स्ट, तो क्या होंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्या बन जाता है इनमें, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करो, क्योंकि सॉलिड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्जेस के बीच में, मान लो ये Q1 है और ये क्या है Q2, अभी पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, 11th वालों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इसका फॉर्मूला ये लगता है, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ये K कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R बहुत छोटा होता है, एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, तो R बहुत छोटा होता है। ये चीज जितनी छोटी हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, चार्जेस बड़े होते ही हैं। तो F किसके ऊपर डिपेंड करता है, Q1 और Q2 को मल्टीप्लिकेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और R पे क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डिस्टेंस बहुत छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत हाई लगता है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। अब आपको जैसे बोला जाता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, वेरोनिका आ गई, अरे ये तो काफी लेट आई, चैप्टर ही खत्म हो गया, मतलब लेक्चर खत्म हो गया ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इनके बीच में आयनिक के बीच में लग रहा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने का क्या मतलब है, लगने का मतलब है अगर इसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करें हम लोग, तो क्या होगा, ऐसे समझो कि मान लो ये सॉलिड है ना, ये आयनिक कोई कंपाउंड है ना, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है जो बहुत हाई होता है। दूसरा कोई क्या है, गैसियस है, मॉलिक्यूल है कोई, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, गैसियस मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो सकते हैं और भी दूर हो सकते हैं, ये बोर्ड में मैं पास पास दिखा रही हूँ, ठीक है, बहुत दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। कोई मान लो यहाँ पे लिक्विड स्टेट बोल दो, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इनके बीच का होगा, ये तो पढ़ा ही है आपने बचपन में, सॉलिड लिक्विड गैस 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको बनाना है वेपर, इसको बनाना है वेपर, और इसको बनाना है वेपर, ये ऑलरेडी वेपर है, इसको बनाना नहीं। बात कर रहे हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट और
बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की बेसिकली बात करते हैं, बॉइलिंग की क्या बात करें। सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आपको बात करनी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई है। अगर आपको इसको क्या करना है, मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए इस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वेपर बनेगा, है ना। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है आयनिक बॉन्ड में, इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई मिलेंगे आपको। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। पूछा जाता है आपसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है, ज्यादा हाई क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे जितने भी फोर्सेस डिफाइन किए गए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी फील्ड में साइंस के, उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला। और क्या है, देखो तीसरी प्रॉपर्टी, नॉन डायरेक्शनल। क्या 7 है, मुझे नहीं पता, काउंटिंग नहीं पता है, मैं तो एक एक करके बताती जा रही हूँ। एनसीईआरटी में 7 दी है, अच्छा पढ़ चुके हो तुम। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ए है और बी है, इनके बीच में बॉन्ड बनना है, ठीक। ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है और बोला जाए कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ए के पास, अगर बी इस डायरेक्शन से आएगा या इस डायरेक्शन से आएगा, दो डायरेक्शन बता दी गई, तीन बता दी गई, इसी से आएगा तो ही बॉन्ड बनेगा, अगर किसी और डायरेक्शन से आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, डायरेक्शनल। और अगर किसी भी डायरेक्शन से आ जाए उसके पास और बॉन्ड बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं आप, नॉन डायरेक्शनल, ठीक। तो इनका जो क्रिस्टल देखा गया, इनका जो बॉन्डिंग देखी गई, उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मान लो Na+ है, ठीक, इसके चारों तरफ Cl- आएगा तभी बॉन्ड बनेगा, तो Cl- चाहे इधर से अटैच हो, चाहे इधर से अटैच हो, चाहे जिस तरफ से भी अटैच हो जाए, बॉन्ड बन गया, जिस भी तरफ से अटैच हो बॉन्ड बन गया। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि M+ के पास X- किस डायरेक्शन से आए, किस डायरेक्शन से अटैच हो तो ही बॉन्ड बनेगा, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन जाता है। M+ है और इसके पास X- किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकता है तो बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। इसी के कंपैरिजन में अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल समझना है तो यहीं पे कोवेलेंट का भी कैरेक्टर समझ लो। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो अमोनिया का मॉलिक्यूल बनना है, क्या बनना है, अमोनिया, नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने दिखा दिए मैंने, 5 ही दिखाने थे ना। ठीक, अब उन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कब बनेगा, नाइट्रोजन का अगर एक पेयर इधर रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में ही अगर हाइड्रोजन आएगा तो ही तो बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी एक पोजीशन है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है, वो इनके बीच से नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है तो बॉन्ड यहीं पे बन रहा है ना, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला जाए और एटम यहाँ पे पड़े रहे और बॉन्ड बन जाएगा, नहीं। एक पर्टिकुलर इनकी पोजीशन क्या है, एक पर्टिकुलर है, लोकलाइज हो गए, एक जगह पे बंधे हुए हैं, ये भी एक जगह पे बंधा हुआ है, ये भी एक जगह पे फिक्स है।
यहाँ पे क्या है, Cl माइनस इधर से भी आ जाए तो भी बॉन्ड, इधर से भी आ जाए तो भी, इधर से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर जगह होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, तभी क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो इसलिए ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल। कोवेलेंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट को भी डायरेक्शनल बोलते हैं, आपको बताया था। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है अपने और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। इसको तो डायरेक्शन से शो ही किया गया है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल। हाँ, आयनिक, आयनिक, ये वाला, ये पहला वाला आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट किसकी कैटेगरी में है, डायरेक्शनल, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होगी। बंदी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सॉलिबिलिटी की बात कर लो। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, प्यार प्यार से समझा रही हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, धीरे धीरे चलना है। सॉलिबिलिटी क्या करना है, आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, रूल याद रखिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा नेचर आपका है वैसे ही नेचर के फ्रेंड्स को भी आप पसंद करते हो, है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि अपोजिट नेचर के फ्रेंड को आप पसंद करो या फ्रेंडशिप उससे हो। आपकी बॉन्डिंग किससे ज्यादा होगी, जो आपके जैसा हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड को डिसॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, है ना। तो कंपाउंड भी दो तरीके के हमारे पास, एक तो आयनिक है जिसमें क्या बनते हैं, आयंस होते हैं, आयन से बनता है। दूसरा कौन सा है, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हो गए, है ना। अभी कोऑर्डिनेट को पहले बोलते थे अलग बॉन्ड, अभी कोऑर्डिनेट को आईयूपीएसी ने केमिस्ट्री का जो सिस्टम है उसने बोला कोऑर्डिनेट को भी कोवेलेंट मानो, क्योंकि इसमें भी शेयरिंग होती है, बस डिफरेंस इतना है कि ए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। लेकिन अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया है, खत्म, बोल दिया गया कोवेलेंट ही है ना। तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट जहां पे बनेगा वहां पे कैसे बनेगा, वहां पे होंगे मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या है, आयंस है, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे क्या है, चार्ज नहीं है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक को समझाने के लिए पहले ये बताया कौन किस में डिसॉल्व होगा, ये बताना है। ठीक, तो यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जिसमें आयंस बनते हो तो वो उसमें डिसॉल्व होगा अगर इस रूल से चले, और जिसमें आयंस ना बनते हो कोई ऐसा सॉल्वेंट हो तो उसमें कौन डिसॉल्व होंगे, ये वाले कंपाउंड डिसॉल्व। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, एक को बोलते हैं पोलर और एक को बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसमें क्या बनेंगे, पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, और नॉन पोलर में क्या होगा, जिसमें पोल्स नहीं बनेंगे। तो पोलर के कुछ एग्जाम्पल याद रखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होता है, वाटर। इसमें पोल्स बनते हैं H प्लस और OH माइन, ये कैसा हो गया, पोलर हो गया, और सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है, ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर में। और नॉन पोलर में जैसे CCl4 होता है,
CHCl3 होता है, एसीटोन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। ठीक, तो वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें कौन डिजॉल्व होगा, आयनिक कंपाउंड। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें कौन डिजॉल्व होगा, कोवेलेंट वाले या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले, वो डिजॉल्व। ठीक है, तो क्या मतलब है, आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में हमने कौन सा याद रखा, वाटर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और आपका कोवेलेंट कंपाउंड, ये किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर जिसमें पोल्स नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल कौन से थे, CCl4, CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, एसीटोन, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, पक्का। अब एक आयनिक कंपाउंड पढ़ लें कैसे डिसॉल्व हो रहा है। अंशुल को देखो, अंशुल ऐसे देख रहा है आराम से। अब बोलना है कि नहीं बोलना है कि मैम आगे पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, सोच रहा है कि मैम पढ़ाएंगी तो है ही। हाँ, ये तो बेसिक चल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं, अभी कोई रूल वूल बताया नहीं। कैसे डिसॉल्व होगा आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी को देख लो थोड़ा सा, कैसे डिसॉल्व हो रहा है। देखो, ये NaCl का क्रिस्टल है, क्या है, सॉलिड। ठीक, सॉलिड स्टेट में अगर हम लोग बात करें आयनिक कंपाउंड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। सॉलिड क्रिस्टल की अगर बात करो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, या तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए या तो आयंस मिल जाए। आयन से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए उससे भी हो जाती है। तो NaCl को हम बोलते हैं कि NaCl अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर NaCl सॉलिड है, जैसे मान लो नमक का आप वो क्रिस्टल जो आता है वो लेके आ जाओ और उसमें इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के अगर कंडक्ट कराना चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये तो पूरा कॉम्पैक्ट है, Na प्लस और Cl माइनस फ्री नहीं है। तो क्या करना पड़ता है इनको, अगर कंडक्शन की बात करनी है तो कंडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, इनको अलग अलग करना पड़ता है। कंडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, इनको अलग अलग करना पड़ता है। तो अलग अलग कैसे होते हैं, आयंस के फॉर्म में कब जाते हैं, दो स्टेट होती है, या तो इसको मेल्ट कर दो, ठीक है, नमक को गर्म कर दिया तो मोल्टेन स्टेट में आ गया। किस स्टेट में आ गया, मोल्टेन स्टेट में। तब आई क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। दूसरा क्या करो, इसको वाटर में घोल दो, सॉल्यूशन बना दो। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तब क्या होगी, तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो कंडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर सॉलिड है तो उसमें नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सॉलिड में क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड में Na प्लस और Cl माइनस फ्री आयंस नहीं मिलेंगे। या तो इसको मेल्ट करो, मोल्टेन स्टेट में लाओ। मोल्टेन को कभी कभी केमिस्ट्री की बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, फ्यूज्ड। क्या लिखते हैं, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब मेल्ट कर दिया, या वाटर में डिसॉल्व कर दो। हाँ, बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे लेकिन सोल्यूशन में आ जाएंगे Na प्लस Cl। वीक तो नहीं कहोगे क्योंकि आयंस तो हैं ही।
फिर से अगर उनको एक साथ कर दिया जाए और लैटिस एनर्जी एंथैल्पी निकल जाए तो फिर से क्रिस्टल बना सकते हैं हम लोग। वीक तो नहीं कहोगे। तो ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कंडीशन क्या है? कौन सी स्टेट होनी चाहिए? या तो फ्यूज्ड स्टेट हो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉलिड में नहीं होंगे। ठीक है। सॉलिड स्टेट को अगर बोलो कि आई, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं ना सब लोग, ये कंडक्ट कराएगा क्या? नहीं कराएगा। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, समझ आती है सबको ऑनलाइन ऑफलाइन? सही बोला है? अच्छा, जैसे इस पूरे इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, क्या समझ में नहीं आने के चांसेस हैं बाद में? अच्छा। अच्छा। अच्छा, प्रांजलि, प्रांजलि क्या बोल रही थी? ऑनलाइन वाले बोल लिए, हमने सुना ही नहीं। प्रांजलि बोलो, आप कुछ कह। क्या? क्या? मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या प्रांजलि? कोवेलेंट में नहीं होगी। अरे करना है तो आयन बनाना पड़ेगा। गरम वरम करो, तोड़ो ताड़ो, तब बनेगा। आयन बनेगा तब हो सकता है। वो बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा। ओ। नहीं नहीं, मुझे तो समझ आता है कि मैंने क्या लिखा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो अभी ये वाली स्लाइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे पहला हमने लिखा कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? क्या क्या क्या? तो पॉइंट्स पॉइंट्स में लिख दिया करूं क्या? 1 2 3 ऐसे डाल दिया करूं? पहले ये बताया गया फिर दोबारा। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग बंद करने दो नहीं तो तुम लोग।